हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 28 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। ओके, उससे पहले बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ और फिर पढ़ेंगे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, देन फिर न्यूज़ की तरफ। इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। कोई भी चीज़ हो यार दोस्त, मैं हमेशा से बोलता हूँ इस शब्द को ना थोड़ा इस तरीके से लिया करिए कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो असंभव ही नजर आता है। असंभव इसलिए क्योंकि आपको एक रास्ता तय करना होता है, तो रास्ता तय करना आपको बड़ा बड़ा दर्द देता है। आप जब उस रास्ते के बीच में जब होते हैं ना, तब आपको लगने लगता है यार मैंने थोड़ा देर कर दिया, यार मेरे को पहले करना चाहिए था। लेकिन जब तक शुरू नहीं करते ना, तब तक लगता है अरे होगा भी नहीं। देखो, इम्पॉसिबल मतलब ही ये होता है कि आपने उसके बारे में भी जाना ही नहीं है कि वो कितना आसान है। कोई भी काम तब तक कठिन है जब तक आपने शुरू नहीं किया। आप खुद सोचिए, बहुत सारी चीजें आपको आपको चूड़ी बनाना आता है, बैंगल्स बनाना आता नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे काम आपको नहीं आता, कपड़े सिलना आता नहीं आता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये कर लेंगे आप, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? भाई काम सीख कर कर लेंगे ना, सीख कर कर लेंगे ना। तो यही चीज है, लाइफ में सीखना बड़ा जरूरी है। लाइफ में सीखना बड़ा जरूरी है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको सीखना जरूरी है, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको इनोवेशन करने पड़ेंगे। आप ये समझिए कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द तो अपनी लाइफ में से निकाल दीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फंडा बना लीजिए कि हाँ जी यार देखो दोस्त, लगता है कि शुरुआत में कि अरे यार ये नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप जर्नी तय करोगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा यार ये तो मेरे लिए बना था, मैं ही कर सकता था और तो कोई नहीं कर सकता। ऐसा भी लगेगा मेरे भाई। ठीक है, तो थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी, काम को करना पड़ेगा। ओके चलिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए। राधे राधे, जय श्री राधे करते रहिए मेरे भाई। ओके चलो, पहला सवाल फटाफट फटाफट रैपिड फायर चलता है मेरे भाई एमसीक्यू का, देन फिर बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। ओके, न्यूज काफी लोडेड है आज की। पहला सवाल है, किनको अभी एमडी एंड एमडी बनाएगा आरईसी लिमिटेड का 3 महीने के लिए? तो यहाँ पर ये है परविंदर चोपड़ा। ओके, परविंदर चोपड़ा मेरे भाई, इनको एमडी एंड मतलब पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसकी सीएमडी के तौर पे तो ये काम कर ही रही हैं। अभी ये आरईसी लिमिटेड की सीएमडी के तौर पे भी काम करेंगे। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कौन बने? नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कौन है मेरे भाई? तो राइट आंसर बनेगा मेरे भाई राजीव गौबा। ओके, राजीव गौबा। अगला सवाल, हु हैज बीन इलेक्टेड न्यू चेयरमैन ऑफ इंटेक? इंटेक यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। 3 सालों के लिए इसका नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? तो दोस्त ये अशोक कुमार, अशोक सिंह ठाकुर, अशोक सिंह ठाकुर। ओके, हु हैज बीन अनाउंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टाटा मोटर्स पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट? तो टाटा मोटर्स के पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसका अनाउंसमेंट रहा है? तो ये है दोस्त विक्की कौशल। ओके, अगला सवाल, किनको एनटीएफ का चेयरपर्सन बनाया गया? नेशनल टास्क फोर्स का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप करी है स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए। तो इसके हेड का नाम है मेरे भाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ओके, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ओके, रामनवमी के ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि तमिलनाडु में इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। ओके, इसका मैंने कल करेक्शन कर दिया था, 535 करोड़ रुपए पीडीएफ में लगा दिया था मेरे भाई, और भी चीजें जो करेक्ट थी वो सब ऐड कर दी थी। तो ये है आपका, ये एक ब्रिज है न्यू पंबन ब्रिज। ओके, न्यू पंबन ब्रिज। वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा जिसने भी अपनी पार्टनरशिप रिन्यू करी है चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटंस के साथ एज अ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर? एज अ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर मेरे भाई। तो एज अ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ये जो रिन्यू करी है ये की है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ओके, इफ आई एम नॉट करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई। विच कंपनी, किस कंपनी ने अभी 100% स्टेक लिया है नुआन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में? नुआन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में किस कंपनी ने अभी हिस्सेदारी खरीदी है मेरे भाई? किस कंपनी के द्वारा हिस्सेदारी खरीदी गई है?
ओके, तो आंसर बनेगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगला मेरे भाई, इनको अभी प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 के लिए सेलेक्ट किया गया म्यूजिक अकेडमी के द्वारा। म्यूजिक अकेडमी ने किनको अभी संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए चुना है? तो आंसर बनता है आर के श्री राम कुमार। ओके, आर के श्री राम कुमार मेरे भाई। अगला सवाल, किस कैटेगरी में इंडियन रेसलर सुनील कुमार है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में मेरे दोस्त। तो ग्रीको रोमन मेरे भाई 87 केजी, 87 केजी कैटेगरी में। ओके, आखिरी चार सवाल। लियो द अनटोल्ड, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है मेरे भाई पी एस रमन। ओके, पी एस रमन के द्वारा इस किताब को लिखा गया, पी एस रमन। हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर रिसेंटली पास्ड अवे, निम्न में से किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? निम्न में से किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? ओके, आंसर मेरे भाई मनोज भारती राजा। ओके, मनोज भारती राजा। अगला सवाल, विच मिसाइल, किस मिसाइल को अभी सक्सेसफुली डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया था, इंडियन नेवी ने टेस्ट फायर किया था? इन एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओ हो इसका नाम ही मेरे भाई VLSRA है, वर्टिकली लॉन्च। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन सेट हो गया। शॉर्ट रेंज मेरे भाई सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, नेक्स्ट, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विल 2025 इसको भी पास किया है लोकसभा के द्वारा। इसका पर्पज है इंडिया की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाना। किस इंस्टीट्यूट में मेरे भाई? किस इंस्टीट्यूट में? किस इंस्टीट्यूट पे? तो आंसर बनता है ये वाला थर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद मेरे भाई यहां पर बनाने की बात हुई है। अब बढ़ते पहली न्यूज पे। इसकी चर्चा हम लोगों ने बजट में भी की थी और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये वाली न्यूज। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट जो है वो मनी बोरो कर रहा है और कंप्लीट जो फाइनेंशियल ईयर है 25 से 26, उसके दो हाफ है मेरे दोस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल टू सितंबर। इस हाफ में ये 8 लाख करोड़ बोरो कर रहा है, 8 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ रुपीज बोरो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? भारत सरकार जो है ये पैसा बोरो कर रही है। अब सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो पब्लिक से भी बोरो कर सकती है। और पब्लिक से बोरो करने का एक तरीका क्या है कि आप पब्लिक को बॉन्ड इशू कर दो, सिक्योरिटीज इशू कर दो। आप बैंक से कर सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हो, अदर कंट्री से कर सकते हो। बोरो करने के गवर्नमेंट के पास काफी तरीके हैं। ओके, लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि मैं 25 से 26 फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू सितंबर के बीच में 8 लाख करोड़ रुपए यहां पर बॉन्ड और सिक्योरिटीज इशू करके मार्केट से मैं उठाऊंगी। ओके, तो गवर्नमेंट विल बोरो 8 लाख करोड़ थ्रू दी डेटेड सिक्योरिटी ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर 25-26, जो कि 54% है बजट एस्टिमेट का। ये कहते हैं कि जो बजट में अनुमानित है, बजट एस्टिमेट यानी कि बजट में अनुमानित है कि भैया हम इतना पैसा मार्केट से बोरो करने जा रहे हैं ये पूरे साल में। और ये कह रहे हैं कि हम 54% है बजट एस्टिमेट का, 54%। बात समझ में आ रही है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का जो बजट है वो है 14.82 लाख करोड़ का। नाइस 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 नाइस, ठीक है। जो ग्रॉस बोरोइंग का सरकार का टारगेट है, ग्रॉस बोरोइंग का, वो कितना है? 14.82
2 लाख करोड़। कितना मेरे भाई? 14। ये किसके लिए है? ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, ये 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी बात हो रही है। 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी बात हो रही है। इसके लिए ग्रॉस बोरोइंग जो है वो 14.82 लाख करोड़ है। ओके। अब ये कहते हैं कि जो अप्रैल से सितंबर है, जो फर्स्ट हाफ है, इस बोरोइंग में सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड है उससे हम 10,000 करोड़ रुपए उठाएंगे। जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इससे हम कितना पैसा उठाएंगे मेरे भाई? सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड है पहले हाफ में, इसमें हम 10,000 करोड़ रुपए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वाले भी शामिल है। एक बार फिर से देखिएगा, सरकार 25-26 में मनी बोरो कर रही है। पहले हाफ में कितना कर रही है? 8 लाख करोड़ रुपीस कर रही है बाय पब्लिक। ओके, पब्लिक के द्वारा, पब्लिक से मेरे भाई बॉन्ड और सिक्योरिटीज इशू करके। ये बजट एस्टिमेट का कितना परसेंट है? सो ये 54% है बजट एस्टिमेट का। बजट एस्टिमेट कितना है 25-26 के लिए? वो है 14.82 लाख करोड़। इतना बोरो करेंगे। और इसमें भी ये कह रहे हैं कि पहले हाफ में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वाला अमाउंट कितना है आपका? 10,000 करोड़ रुपए है। आई होप गाइज इतना क्लियर होगा। बोरोइंग विल कंप्लीटेड थ्रू दी 26 वीकली ऑक्शन। ये कहते हैं कि 26 वीकली ऑक्शन के माध्यम से बोरोइंग कंप्लीट की जाएगी। मार्केट बोरोइंग विल स्प्रेड ओवर 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40, 50 डेटेड सिक्योरिटी। पहली चीज तो ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटेड सिक्योरिटी या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर ये डेटेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। मल्टीपल, एक ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। आप बैंक में पैसा रख सकते हो, आप गोल्ड में पैसा रख सकते हो, आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हो। वैसे ही सरकार एक ऑप्शन देती है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये अलग अलग प्रकार की होती है, डेटेड सिक्योरिटी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, ये एक 3 साल की सिक्योरिटी भी है, 5 साल की भी है, 7 साल की भी है, 10 साल की है, 15 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की। ये न्यूली इंट्रोड्यूस है 50 साल की, ज्यादा समय नहीं हुआ इसको इंट्रोड्यूस हुए। एग्जाम में ये वाला सवाल भी आ चुका है कि नई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की गई थी वो कितने समय के लिए? तो 50 ईयर्स के लिए, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है। देखो ना, लॉन्ग टर्म, 50 साल के लिए पैसा डाल के भूल जाओ। ओके, और बेसिकली ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है इनको हम लोग बोलते हैं ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है भाई? मैंने पहली लाइन में बोला था सरकार बोरो कर रही है, तो सरकार के लिए एक लाइबिलिटी है ये। सरकार को भविष्य में इसको लौटाना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोरो कर रही है पब्लिक से पैसा। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटीज है इनको इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल रही है क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। ये गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है इसका। अलग अलग प्रकार के होते हैं इसमें, तमाम मेरे दोस्त गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बोरोड मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इतना पैसा मेरे दोस्त बोरो कर रहे हैं इसके माध्यम से। ओके, अब ये कहते हैं सच सिक्योरिटी इशूड विद कूपन रेट विच मींस लेंडर विल गेट इंटरेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस टिल मैच्योरिटी। ये कहते हैं टिल मैच्योरिटी जो लेंडर है मेरे दोस्त उसको यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, डन। क्लियर? आप देखो बफर हो रहा है क्या? बफर हो रहा है क्या भाई? एक बार चेक करो। अब नहीं हो रहा होगा। तो ये कहते हैं टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने के लिए नेट बोरोइंग का जो लक्ष्य है डेटेड सिक्योरिटी के माध्यम से वो है 11.54 लाख करोड़ का मेरे भाई, 11.54 लाख करोड़ का। ठीक है, 11.54 लाख करोड़ का। क्या हो रहा है आज? एक सेकंड रुकना जरा। आप सही है, जरा एक बार चेक करना। ये तो ग्रॉस बोरोइंग वाला लक्ष्य रहा था हमारा। ठीक है, ग्रॉस बोरोइंग और नेट बोरोइंग का जो टारगेट है वो क्या है?
नेट बोरोइंग अभी कितना बताया था मेरे भाई, 11.54 लाख करोड़। ओके, 11.54 लाख करोड़, ये नेट बोरो है, नेट बोरोइंग, इसके माध्यम से कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को मेरे दोस्त फाइनेंस किया जाएगा। ओके, अब ये कहते हैं कि ये जो शेयर है बोरोइंग का, ये जो बोरोइंग हो रही है अंडर दी डिफरेंट मेच्योरिटी, तो ये कहते हैं 3 साल की जो सिक्योरिटी है उसका शेयर होगा 5.3%, 5 साल की सिक्योरिटी का शेयर है 11.3% मेरे भाई। ये बात समझ में आ रही क्या लिखा हुआ है? 5.3 का मतलब क्या है यहां पर, या फिर मेरे भाई 11.3 का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि जो ये बोरोइंग हो रही है, शेयर ऑफ बोरोइंग जो है वो 3 साल वाली सिक्योरिटी के माध्यम से 5.3% बोरो कर रहे हैं, 5 साल की सिक्योरिटी के माध्यम से 11.3% बोरो कर रहे हैं, 7 साल की सिक्योरिटी के माध्यम से मेरे भाई 8.2% बोरो कर रहे हैं, 10 साल की सिक्योरिटी के माध्यम से 26.2% बोरो कर रहे हैं, 15 साल की सिक्योरिटी के माध्यम से 14% बोरो कर रहे हैं, 30 साल की सिक्योरिटी के माध्यम से 10.5% बोरो कर रहे हैं, 40 साल की सिक्योरिटी के माध्यम से भी मेरे भाई 14% बोरो कर रहे हैं, और 50 साल की सिक्योरिटी के माध्यम से 10.5% बोरो कर रहे हैं। टोटल मिलाकर बैठता है ये 100% मेरे भाई, टोटल मिलाकर ये कितना बैठेगा? 100%, 100%। ठीक है, नेक्स्ट आरबीआई ने क्या किया है, एक WMA वेज एंड मींस, बैक टू बैक न्यूज ऐसी हैं जो आप खुद कहोगे भाई आज का तो न्यूज ऐसी है कि इसमें से हर एक चीज मतलब एग्जाम का पार्ट बनने जा रही है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आज का सेशन अगर आपने तसल्ली से देख लिया ना तो आज ही के सेशन से कट ऑफ निकाल लोगे भाई, आज ही के सेशन से। तो प्लीज फोकस होकर सुनो जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज का सेशन मेरे दोस्त। ओके, सो वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस क्या होता है मेरे भाई? वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस WMA है क्या, इसका मतलब क्या है, तब जाके तो ये समझ में आएगा कि आरबीआई ने लिमिट फिक्स करी है। वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है भाई। क्या है? एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको मेरे भाई? प्रोवाइडेड टू किसको? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये वेज एंड मींस एंड एडवांसेस क्या है सर? एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि आरबीआई दे रहा है किसको? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। कहते हैं कि जो उनके रिसीप्ट एंड पेमेंट होते हैं उसमें जो मिसमैच होता है उसको मैनेज करने के लिए पैसा दिया जाता है। ओके, क्लियर है बेटा? अब आप कहते हो सर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक लिमिट फिक्स होती है। इसमें भी सेम होता है, हाफ 1 की लिमिट और हाफ 2 की लिमिट। अभी जो हाफ 1 की लिमिट फिक्स हुई है वो है 1,50,000 करोड़ रुपए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे भाई, कि केंद्र सरकार आरबीआई से 1,50,000 करोड़ रुपए बोरो कर सकता है पहले हाफ में। 1,50,000 करोड़ रुपए मेरे भाई बोरो कर सकता है पहले हाफ में। तो सिंपल शब्दों में WMA वेज एंड मींस एंड एडवांसेस, आरबीआई यहां पर एक ऐसा वे देता है गवर्नमेंट को जिसके माध्यम से उसकी मदद हो पाती है शॉर्ट टर्म के लिए। किस केस में? टेम्परेरी मिसमैच के केस में। ओके, और गवर्नमेंट के लिए लिमिट हर साल फिक्स होती है, हर साल मेरे भाई। आज 24-25 आप 23-24-22-23 उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी इतनी लिमिट इतनी रही थी, इतनी लिमिट इतनी थी पहले हाफ की और दूसरे हाफ की। बात क्लियर हो रही बेटा? अब ऊपर वाली लाइन पढ़ो, आरबीआई हैज फिक्स्ड WMA लिमिट फॉर हाफ 1 फॉर फाइनेंशियल 25-26 एट 1.50 लाख करोड़। पढ़िए से एक बार। डन? It has been decided in consultation with Government of India
कि जो लिमिट ऑफ वेज एंड मींस एंड एडवांसेस की फर्स्ट हाफ की अप्रैल से सितंबर की वो 1,50,000 करोड़ रुपए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि मैं और फ्रेश फ्लोटेशन कर सकता हूं मार्केट लोन का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फंड का 75% जो WMA लिमिट है अगर उसका 75% तक ये उपयोग कर लेती है तो भारतीय रिजर्व बैंक कह रहा है कि बाजार में मैं नए ऋण जारी कर सकता हूं। ठीक है, नए रेट जारी कर सकता। अब ये जो लोन होता है किस रेट से लिंक होता है, तो ये रेपो रेट से लिंक होता है। जो वर्तमान में रेपो रेट चल रही है उस पर ये मेरे दोस्त लिंक होता है। क्लियर है। और ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, ये 2% अबव रेपो रेट रहता है, 2% अबव रेपो रेट। एक न्यूज और कनेक्ट करूंगा। WMA की लिमिट ये तो हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ी है, जो स्टेट गवर्नमेंट की लिमिट है वो होती थी आपकी 47,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 47,010 करोड़ रुपए ये लिमिट थी आपकी। ठीक है, अब ये जो 47,010 करोड़ रुपए है इसमें बदलाव हुआ है कब से, फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और क्या बदलाव हुआ है, इस लिमिट में 28% की बढ़ोतरी की गई है, 28% की। इस लिमिट में आरबीआई ने WMA लिमिट जो 28% बढ़ा दी है और वो 60,118 करोड़ रुपए कर दी है, 60,118 करोड़ रुपए। क्लियर है भाई। किसके लिए ये सर, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के लिए। डन, समझ में आ गया। दोनों न्यूज बैक टू बैक इंपॉर्टेंट है। तीसरी मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं हम लोग गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ओके, क्या बोलते हैं मेरे भाई, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आज के समय में आप देखते होंगे कि हमारे यहां पर घर परिवार, आस पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, सब जगह आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हर कोई एक चीज जरूर बोलता है कि भाई गोल्ड में, गोल्ड की ये चीज बनवा लो, गोल्ड का वो चीज बनवा लो। ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो भाई, बढ़ेगा ही, अप्रिशिएट ही होगा, आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये वाली बात बोलते हैं। अब सरकार को पता है कि यार आज के समय में घर परिवार में हम देखें तो हमारे देश में इतना सोना निकल कर आएगा, घर 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 में मेरे भाई, मम्मियां, दीदियां, सबसे अगर बात करोगे तो हाँ ठीक है, मतलब इतना सोना निकल कर आएगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप पूरे देश को इस तरीके से देखें तो सरकार कह रही है यार बजाय इस तरीके से आप सोना खरीदे, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। आप गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हाँ जी, तो हम उसके लिए आपको स्कीम देते हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, गोल्ड को आप मोनेटाइज करिए मेरे भाई, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं GMS। ओके, GMS। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया था, 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। पर्पस ये था कि जो गोल्ड है उसको मोबिलाइज किया जाए। ठीक है, जो कि किसके पास है, विच इज हेल्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब परिवारों के द्वारा, जो हाउस होल्ड है उनके द्वारा, ये मतलब जो हाउस होल्ड है, जो इंस्टीट्यूशन है जिनके पास गोल्ड है, उसको मोबिलाइज करना यहां पर उद्देश्य रखा गया था। ओके, अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो भारत की डिपेंडेंस है गोल्ड इंपोर्ट पे, जो हमें गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है उस पर डिपेंडेंस कम होगी हमारी मेरे भाई। ठीक है, और डिपॉजिटर को क्या फायदा होगा, डिपॉजिटर को यहां पर ये कि उसका मनी तो अप्रिशिएट हो ही रहा है, साथ के साथ उसको यहां पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिलेगा। बात समझ रहे हो। पर्पस यही था कि जो गोल्ड इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो गोल्ड डिपॉजिटेड गोल्ड होगा इसका इस्तेमाल करना मेरे भाई। अब ये जो स्कीम थी ये 3 तरीके से थी, 3 तरीके से मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल के लिए, ठीक है, मीडियम टर्म में 5 से 7 साल के लिए और लॉन्ग टर्म में 12 से 15 साल के लिए। अब इस पैराग्राफ को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ कहता है कि मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कंपोनेंट ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 26 मार्च 2025। ये कहते हैं कि 26 मार्च 2025 से ये जो मीडियम टर्म है
और जो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है इसको डिसकंटिन्यू किया गया है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? पहला वाला बना हुआ है, अभी शॉर्ट टर्म वाला बना हुआ है, ये वाला डिसकंटिन्यू हो गया है। डन। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड बॉन्डाइजेशन स्कीम 15 सितंबर 2015 को अनाउंस हुई थी। तीन कंपोनेंट है इसके, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो गवर्नमेंट डिपॉजिट है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो ये जो कहते हैं हैज बीन डिसाइडेड डिसकंटिन्यू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, किस डेट से किया? 26 मार्च 2025 से किया है। 26 मार्च 2025 से किया। ओके, तो जो अभी एग्जिस्टिंग वाले हैं उनका क्या होगा? जो अभी एग्जिस्टिंग वाले हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है अंडर MLTGD, MLTGD, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड गवर्नमेंट डिपॉजिट। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट की बात करें मेरे भाई, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग है उनका क्या होगा? तो ये बोलते हैं कि इट शैल कॉन्टिन्यू, इट शैल कॉन्टिन्यू टिल रिडम्पशन। ओके, तो उनकी तो भाई मेच्योरिटी पे उसका रिडम्पशन हुई, मतलब रिडम्पशन तक उनके पास ये बना रहेगा जो उस समय चल रहा है। भाई साहब इसके क्वेश्चन क्या ही बन सकते हैं, इसके क्वेश्चन भाई साहब बहुत बड़े बड़े बन सकते हैं। ये सिर्फ मैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का एक पार्ट बता रहा हूं जिसमें चेंज हुआ है। इस स्कीम में बहुत सारे फैक्ट है मेरे भाई, जैसे कि आप कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। ठीक है, जीएमएस के तहत नवंबर 2024 तक कितना गोल्ड है जो मोबिलाइज हुआ है, तो वो था 31,164 किलोग्राम केजी। 31,164 किलोग्राम मेरे भाई इतना गोल्ड मोबिलाइज हुआ है। जो मिनिमम डिपॉजिट है इसमें एट एनी वन टाइम वो है 10 ग्राम ऑफ रॉ गोल्ड मेरे भाई। एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है, कितना बोरिंग सेशन है आज का। यस मेरे भाई, राजुल एग्जाम भी बोरिंग होता, मन करता है एग्जाम देने का या नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने का? है? मजा तो तभी आता है ना बेटा जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आप पे बनते नहीं है, तब आपको लगता है काश यार कोई होता है ऐसा पढ़ाने वाला। ठीक है, काश कोई बताने वाला होता। नेटफ्लिक्स की सीरीज देख के तो बेटा सिलेक्शन होगा नहीं, जो सेशन बोरिंग लग रहा है। मेहनत की जब बात आएगी वहां पर बस यही है कि बोरिंग हो रहा है। इनके लिए मैं मेरे दोस्त पहले आके मुजरा करके दिखाऊं, 4 बार मेरे भाई गा के दिखाऊं, तब इनको मजा आएगा। अरे सिंपल शब्दों में यार मैंने तीन चीजें बताई हैं आपको, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो आप जब पैसा डालोगे तो या तो 1 से 3 साल के लिए डाल रहे हो मेरे भाई, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। ये आप देखिए, 1 से 3 साल, 5 से 7 साल, या फिर 12 से मेरे भाई 15 साल के लिए आप पैसा डाल रहे हो। तो कहते पैसा इसमें कब तक रहेगा मेरे भाई, कब तक एक्टिव रहेगा? जब तक इसका जो समय पूरा नहीं हो रहा, मेच्योरिटी डेट नहीं आ रही। और जो मेच्योरिटी डेट आएगी तो रिडम्पशन हो जाएगा भाई। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जीका की बात करें, JICA, JICA इसने अभी कितने का लोन प्रोवाइड किया है? 3,065 करोड़ रुपए का ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन प्रोवाइड किया है चेन्नई के दूसरे सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट का। ठीक है, समझते हैं इस न्यूज को।
तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, इसने भी एक लोन एग्रीमेंट किया 52,556 मिलियन जापानीज येन का, ये लगभग लगभग 3,065 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट हुआ है। तमिलनाडु में एक चेन्नई सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, इसको बनाया जाएगा। ठीक है, चेन्नई समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र बनाया जाएगा। ओके, डन। अब इसका मतलब जहां पर वाटर स्कैर्सिटी होती है उन एरियाज में फ्रेश वाटर इसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डिसैलिनेशन प्लांट बेसिकली फैसिलिटी होती है जिसमें कि जो सॉल्ट होता है, जो अदर इम्प्योरिटीज होती हैं जो सी वाटर में, उसको हटाया जाता है और इसको पीने के लिए, इरिगेशन के लिए इस मतलब बनाया जाता है मेरे भाई। ओके, इस पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। एमओआरडी एंड यूनिसेफ युवा पार्टनर के बीच में समझौता हुआ है। एमओआरडी एंड यूनिसेफ, एक सेकंड रुकिए भाई। अब जरा चेक करिए, प्रॉपर आ रहा होगा। अब एक बार चेक करना। एमओआरडी और जो ये यूनिसेफ है, यूनिसेफ युवा, इसके बीच में भी एक समझौता हुआ है। ये कहते हैं कि 35 लाख जो रूरल वीमेन है इनको हम लोग एम्पावर करेंगे। ओके, कितनी मेरे भाई? 35 लाख जो रूरल वीमेन है इनको हम लोग एम्पावर करेंगे मेरे भाई। 35 लाख रूरल वीमेन को किस के माध्यम से? लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के माध्यम से, लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के माध्यम से। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी एक एग्रीमेंट किया है यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ युवा के साथ, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। ओके, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है रूरल इंडिया में, उसको बढ़ाने के लिए 3 साल की पार्टनरशिप होगी इसमें, और इसमें वीमेन को कनेक्ट किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप से। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उसमें से जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट किया जाएगा विद एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विद एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ये कोलैबोरेशन रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम है जो कि बजट 2025-26 में बताया गया था, उसके साथ अलाइन है मेरे भाई, उसके अनुरूप है। ओके, इस इनिशिएटिव में क्या होगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो थ्रू दी पायलट प्रोजेक्ट, जैसे कि कंप्यूटर दीदी सेंटर या दीदी की दुकान, ठीक है, इसके माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होगा। ये कहते हैं कि राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य है, यहाँ पर 5 ब्लॉक्स में, इन 5 ब्लॉक्स दीदी की दुकान, कंप्यूटर दीदी सेंटर्स हैं, इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये कहते हैं कि इसका जो बेनिफिट होगा तो 35 लाख वीमेन तक जाएगा, 7,000 ब्लॉक्स में देश भर में। सफल होने पर इस मॉडल को देश भर के 7,000 से अधिक ब्लॉकों में 35 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये जो पार्टनरशिप है ये एक यूथ हब करके भी एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लेकर आएगा जॉब के लिए, स्किलिंग के लिए। ओके, यूथ हब करके इसी इनिशिएटिव्स में, इसी पहल के तहत बात की गई है। एक डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। आपको पता हो तो सरकार आज के समय में कह रही है कि फार्मर्स का भी डेटा हम लोग डिजिटली स्टोर करेंगे। ओके, तो ये कहते हैं कि एक्यूरेट क्रॉप डेटा कलेक्शन सुनिश्चित करना है। एक्यूरेट क्रॉप डेटा कलेक्शन हमें सुनिश्चित करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट एक डिजिटल क्रॉप सर्वे करने जा रहा है। ओके, डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम है, इसको लॉन्च किया, डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने ये डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसका पर्पस है रियल टाइम क्रॉप सोन डिटेल्स यहां पर गैदर करना, रियल टाइम सीधे खेत से वास्तविक समय में फसल बोई गई जानकारी एकत्र करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एग्री स्टैक है जिसको डेवलप किया गया इस इनिशिएटिव के भाग के तौर पे।
डिजिटल पर्सनल जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है या जो आईटी लॉज है, ओके, उसके आधार पर या उसके अनुरूप इसको विकसित किया गया एग्री स्टैक को। एग्री स्टैक का पर्पस क्या है कि जो फार्मर का डेटा है वो कंप्लीटली प्राइवेसी एंड उसकी सिक्योरिटी रखना। जो फार्मर का डेटा होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर एग्री स्टैक है, यहाँ पर मेरे दोस्त स्टोर किया जा रहा है और पर्पस ही इसका है कि टू इंश्योर कंप्लीट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओके, फार्मर्स का डेटा होगा, कलेक्ट होगा ओनली विद देयर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बाद ही आप उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इवन फार्मर के पास फुल कंट्रोल होगा how their data is shared, which is limited to authorized entities for a specific purpose. Okay, है कि नहीं बढ़िया न्यूज है। आर्म्ड फोर्सेस ने अभी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करी, इसका नाम है प्रचंड प्रहार। ओके, प्रचंड प्रहार, ये अरुणाचल प्रदेश में रही है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में रही थी, हिमालय के, ओके, अलोंग विद नॉर्दर्न बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की गई थी। प्रचंड प्रहार से पहले नवंबर में एक एक्सरसाइज और रही थी, वो थी पूर्वी प्रहार। पूर्वी प्रहार, प्रचंड प्रहार, ठीक है, पूर्वी प्रहार, प्रचंड प्रहार। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ, आप कुछ हल्की हल्की न्यूज आएंगी, ये बड़ी इजी होंगी, जो आज जिससे आप रूबरू होते हो। असल में दिक्कत यही है कि आज जो मैंने मोटिवेशनल कोट रखा था ना, वो आपके समझ में अब ज्यादा बेहतर आएगा कि आप जब शुरू करते हैं तब हर चीज आपको इम्पॉसिबल लगती है। आप कोई न्यूज पढ़ोगे तब आपको थोड़ा टफ लगेगी, हौले 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 वो भी आसान लगने लगेगी। जब पैदा हुए थे तो पेन पकड़ के तो पैदा हुए नहीं थे मेरे भाई, या पेन या पेंसिल पकड़ के पैदा हुए थे और पहले दिन से लिखना शुरू कर दिया था, तब तक तो पता भी नहीं था पकड़ते भी कैसे हैं मेरे भाई। तो जीवन में पेन पकड़ना भी सीखा ना। अगर पहले से समझदार होते, पहले दिन दुनिया में आए होते और इतने सारे लोगों को देख रहे होते, ओहो हो मैं कहाँ आ गया, ये तो मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, कैसे हो पाती जीवन, कैसे चल पाता। तो भगवान ने तब आपको मेरे दोस्त अनभिज्ञ बनाया था, समझदार नहीं बनाया था। भगवान कभी भी मेरे दोस्त आपको हर चीज पहली बार में नहीं दे रहे, वो आपको धीरे 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 हौले हौले वो सारी चीजें दे रहे हैं। तो आपको पहली बार में समझदार बना दिया होता तो आप इस दुनिया में आकर डर जाते हैं मेरे भाई। अलग अलग लोगों को देखते ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, हौले हौले धीरे धीरे आपको समझदारी आना शुरू हुई ना। तो वैसे ही यहाँ पर है मेरे भाई, करंट अफेयर्स अभी टफ लगेगा आपको जब कोई न्यूज नेक्स्ट लेवल की आएगी। और नेक्स्ट लेवल की न्यूज का मतलब ये एग्जाम लेवल मेरे भाई कंटेंट। अब आपको एग्जाम लेवल कंटेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट लेवल कंटेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट लेवल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नचाऊंगा मेरे भाई, खुद भी नाचूंगा। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब एग्जाम लेवल कंटेंट भी होगा। हर चीज लेके चलनी है, क्योंकि आजकल नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ एक पैक्ट साइन किया, इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। इस तरीके के तमाम बैंक और इंश्योरेंस कंपनी समझौता कर रही हैं। ओके, न्यू इंडिया इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई टू ऑफर वाइड रेंज ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, डन, क्लियर है भाई। अब यार डीएसआईआई का स्टेटस दिया गया था 3 इंश्योरेंस कंपनीज को। कौन कौन सी 3 इंश्योरेंस कंपनी थी इनको डीएसआईआई का स्टेटस दिया गया है? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर का एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड एक था मेरे भाई न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ओके, हम लोगों ने अभी एक और पढ़ा था, फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर इन इंडिया। फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर, फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर। इरडाई ने अभी अप्रूवल दे दी है री इंश्योरेंस बिजनेस इसको शुरू करने के लिए। इसका नाम है वैल्यू एथिक्स, वैल्यू एथिक्स। फर्स्ट और फर्स्ट पब्लिक, फर्स्ट और फर्स्ट पब्लिक री इंश्योरर, ये कौन है? तो प्राइवेट था मेरे भाई
फर्स्ट पब्लिक री इंश्योरर कौन है? GIC मेरे भाई, ओके, GSI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट कब तक का है? 2047 तक का, 2047 का मेरे भाई, 2047 तक का मेरे दोस्त इनका इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। HDFC बैंक ने एक एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है। एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट नाम से क्लियर हो रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट इज फॉर द सर्टेन स्पेसिफिक कस्टमर। ओके, डिप्लोमेट के लिए ये लॉन्च किया गया है, लॉन्च डिप्लोमेट एंड एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेगा डिप्लोमेट के लिए, ओके, नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ के लिए, इवन डिप्लोमेटिक मिशन के लिए। ये फॉरेन करेंसी टर्म डिपॉजिट है, अवेलेबल है ओनली यूएस डॉलर में। HDFC बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है भैया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ओके, चलिए। अभी रिसेंट में कुछ एक बैंक न्यूज में रहे थे, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग देखें तो आज ही मैंने MCQ में रिवीजन कराया था आपको। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका टाई अप हुआ है चेन्नई सुपर किंग के साथ, प्लस मेरे दोस्त एक है गुजरात टाइटंस के साथ। ओके, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी MSME फाइनेंसिंग के लिए TCL के साथ एक समझौता किया था, टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक M डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। M डिजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है मेरे भाई। ओके, अभी एक IDFC फर्स्ट बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, इसने एक फीचर लॉन्च किया था, इसका नाम है एस फीचर। अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे इसने एक एस फीचर लॉन्च किया। 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की डिटेल्स यहां पर ये प्रोवाइड कर रहा है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने एक अस्मिता लॉन्च किया था। अस्मिता एक कोलेटरल फ्री डिजिटल SME लोन प्रोडक्ट है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और साथ ही साथ एक नारी शक्ति नाम से डेबिट कार्ड भी इन्होंने लॉन्च किया था, एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, इसने देश का फर्स्ट स्पेशलाइज्ड सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है फॉर वीमेन NRI। ओके, BOB ग्लोबल वीमेन NRI NRO अकाउंट। ओके, BOB ग्लोबल वीमेन NRI NRO सेविंग अकाउंट मेरे भाई। ओके, अभी सिडबी ने एक समझौता फेडरल बैंक के साथ भी किया था। ओके, वही MSME को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। HDFC न्यूज में HDFC ने हक HAKK लॉन्च किया था, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। इंडियन एयरफोर्स के जो पेंशनर्स हैं, वेटरन हैं, उनकी फैमिली है, उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, जियो, चलो अगले पे आते हैं। RBI ने HDFC बैंक पर, पंजाब बैंक पे और सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक पे पेनल्टी लगाई है। अब कितने की पेनल्टी लगाई है, किस पर्पज से लगाई है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो रिजर्व बैंक ने यहां पर इंपोज करी है HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर पेनल्टी। 75 लाख रुपीस की पेनल्टी जो लगी है वो HDFC बैंक के ऊपर लगी है। पर्पस याद रखिएगा, नो योर कस्टमर रिलेटेड डायरेक्शन को ना मानने की। अभी क्या होता है उसमें मत घुसो, अभी एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, KYC रिलेटेड RBI के जो डायरेक्शन है उसके नॉन कंप्लायंस के चलते पेनल्टी लगाई गई है। ऑप्शन में आपको KYC वर्ड ही देगा वो। ओके, इसके अलावा 68.20 लाख रुपीस की पेनल्टी पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर लगाई गई है। क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर अक्रॉस बैंक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, मतलब BSBDA रिलेटेड
जो नॉर्म्स है, ओके, सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर क्रिएशन रिलेटेड जो नॉर्म्स है, डायरेक्शन है, उनको ना मानने के चलते 68.20 लाख रुपीस की पेनल्टी पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने 10 लाख रुपए की पेनल्टी KLM एक्जिवा फिनवेस्ट के ऊपर भी लगाई थी। डिविडेंड रिलेटेड जो डायरेक्शन है उनको ना मानने के चलते, ओके, डिविडेंड रिलेटेड डायरेक्शन को ना मानने के चलते, ओके। अभी रिसेंट में देखें तो सिटी बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लगी है। सिटी बैंक कितने की पेनल्टी लगी थी मेरे पास? 36.28 लाख रुपीस की, 36.28 लाख रुपीस की पेनल्टी सिटी बैंक के ऊपर लगाई गई। इवन 36.30 लाख रुपीस की पेनल्टी भी यहां पर इंपोज की गई थी। किसके ऊपर? IDBI के ऊपर, IDBI बैंक लिमिटेड के ऊपर इतने की पेनल्टी लगाई गई थी दोस्त, समझ में आ रहा है। इवन HSBC इसके ऊपर 66.60 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई थी रेगुलेटरी वायलेशन के चलते, ओके, HSBC। इवन एक IIFL जो समस्ता है, समस्ता फाइनेंस है, ठीक है, इसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई थी 33.10 लाख रुपीस की, 33.10 लाख रुपीस की, ओके। तो ये रिसेंट के मार्च महीने के हैं जो पेनल्टी इंपोज की गई है। फरवरी महीने में तो मेरे दोस्त भर भर के पेनल्टी लगाई गई थी, भर भर के पेनल्टी, ओके। तो वो भी आप याद रखना। जैसे कि बायबिट है, बायबिट इसके ऊपर पेनल्टी लगी थी 9 करोड़ 27 लाख की, ओके। ये जो पेनल्टी लगाई थी FIUIND ने लगाई थी, ठीक है, FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के द्वारा ये पेनल्टी लगाई गई थी। सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटी के ऊपर पेनल्टी लगाई थी, वो थी 10 लाख रुपए की। कितने की मेरे भाई? 10 लाख रुपए की पेनल्टी एक्सिस सिक्योरिटी के ऊपर। एक JM फाइनेंशियल होम लोन है, JM फाइनेंशियल होम लोन, इसके ऊपर RBI ने पेनल्टी लगाई थी 1.50 लाख रुपीस की, 1.50 लाख रुपीस की, ओके। एक है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, इसके ऊपर 6.20 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ओके। एक है सिटी बैंक, सिटी बैंक, इसके ऊपर 39 लाख रुपीस की पेनल्टी और भी लग चुकी है, ये ऊपर दिख रही है। उसके अलावा भी मेरे भाई 39 लाख रुपीस की पेनल्टी और लग चुकी है, ओके। एक था UIB इंश्योरेंस ब्रोकर, इसके ऊपर इरडाई ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी, इरडाई ने मेरे भाई, समझ में आ रहा है। एक है नैनीताल बैंक, नैनीताल बैंक के ऊपर 61.40 लाख रुपीस की पेनल्टी थी। एक था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके ऊपर 6.70 लाख रुपीस की पेनल्टी रही थी। इसकी एक लिस्ट बना लो। CDSL की एक आर्म है जिसका नाम है मेरे दोस्त सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी, इसने पार्टनरशिप करी LIC के साथ डिजिटल इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ओके। तो सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। इसने एक एग्रीमेंट किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ डिजिटल इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज देने के लिए। नाइस न्यूज मेरे भाई। इसका पर्पस क्या होगा? पेपरलेस पॉलिसी मैनेजमेंट इनहेंस हो पाएगा, पॉलिसी होल्डर्स enabled to store and modify policy electronically, ओके। इतना याद रख सकते हैं कि CDSL की एक सब्सिडरी ने LIC के साथ डिजिटल इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक समझौता किया है। हरियाणा एक AI चैटबॉट लॉन्च किया था, इसका नाम है सारथी फॉर सिटीजन सर्विसेज। सिटीजन सर्विसेज के लिए हरियाणा के द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। हरियाणा के द्वारा अभी एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है मेरे भाई सिटीजन सर्विसेज के लिए। नाइस न्यूज, ओके, नाइस न्यूज मेरे भाई। क्या नाम है इसका? सारथी इसका नाम है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नायाब सिंह सैनी साहब, ये भी याद रख लेना, ओके। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस वेबसाइट। ये छोड़ो, इससे याद रखो, ये कहते हैं कि हमें सिटीजन एंगेजमेंट में एक बढ़िया बदलाव लाना है, ठीक है। उनको इजीली एक्सेस प्रोवाइड करनी है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स की, नोटिफिकेशन की, सर्कुलर्स की, ओके। और उसके लिए यहाँ पर एक सारथी नाम से चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये आज में न्यूज़पेपर में आपको दिखेगा कि आज जो पुतिन साहब है, व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया मोदी जी का। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है ये इंडिया विजिट करने जा रहे हैं। रशियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ओके, मिनिस्टर है सर्जी लैवरोव, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि दोनों ही साइड अभी प्रिपरेशन कर रही है इस विजिट की और
इंडिया मेरे दोस्त यहाँ पर इनको इनवाइट किया है। ओके, ये मोदी जी का जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। दिस विल बी मिस पुतिन फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया सिंस यूक्रेन क्राइसिस। ये कहते हैं यूक्रेन क्राइसिस के बाद ये भारत में इनकी पहली विजिट रहेगी। ओके, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुए तो उसके बाद ये पहली विजिट रहेगी। ओके, ये इंडिया में इन्होंने शॉर्ट विजिट भी की थी एक 2021 में भी, फॉर 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट। दिसंबर 2024 में रशिया ने कंफर्म किया था कि पुतिन ने इन्विटेशन मोदी जी से रिसीव किया है 2025 के लिए। ओके 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 फाइन। तो ये आने वाले, इवन ये नहीं आने वाले, चिली के प्रेसिडेंट भी आने वाले, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये भी 5 दिन की विजिट पर आ रहे हैं इंडिया में। 1 अप्रैल से इनकी विजिट शुरू हो रही है, 1 अप्रैल से मेरे भाई। ये बोरिक साहब की फर्स्ट विजिट होगी इंडिया में इन इस कैपेसिटी एज अ प्रेसिडेंट। ओके, ये आगरा मुंबई बेंगलुरु भी जाएंगे, वो छोड़िए, अपने लिए ये पहले आ तो जाए, पहले आ जाए, उसके बाद देखते हैं मेरे भाई क्या क्या करना है। ओके, एक यूसुफ साहब की बात करते हैं। इनको हिताची कैश जो मैनेजमेंट सर्विसेज है, जो कि सब्सिडरी है हिताची पेमेंट सर्विसेज की, ठीक है, इसके हेड बन गए हिताची पेमेंट सर्विसेज। ओके, इसके एमडी एंड सीईओ बना दिए गए, 1 अप्रैल 2025 से लागू है। ये अनूप नियोगी का स्थान लेंगे, ठीक है, अनूप नियोगी की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। ये हिताची पेमेंट सर्विसेज वही है जिसने इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था। यूपीआई एटीएम, हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम इन्होंने लॉन्च किया था, याद रखना। हिताची पेमेंट सर्विसेज लॉन्च इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम, ये 2023 की बात है मेरे भाई। ओके, चलिए अब एक न्यूज ये वाली आती है, जो रोशनी नादर हैं वो फर्स्ट है इंडियन ऑन द लिस्ट ऑफ 10 रिचेस्ट वीमेन ग्लोबली। जो 10 रिचेस्ट है वीमेन ग्लोबली, उसमें फर्स्ट इंडियन जो है रोशनी नादर, फर्स्ट इंडियन है ऑन द लिस्ट। ये हुरून की एक रिपोर्ट बताती है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो टॉप अगर 5 अमीरों में देखें इंडिया में, तो उसमें एक नाम है मुकेश अंबानी साहब का, रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं। इनकी वेल्थ है 8.6 ट्रिलियन। ओके, जो गौतम अडानियन फैमिली है इनकी वेल्थ है 8.4 ट्रिलियन। जो रोशनी नादर एंड फैमिली है इनकी नेट वर्थ है मेरे भाई, जो वेल्थ है वो 3.5 ट्रिलियन। दिलीप सांघवियन फैमिली के 2.5 ट्रिलियन। अजीम प्रेमजीन फैमिली के 2.2 ट्रिलियन। तो ये टॉप 5 जो अमीर हैं उनकी बात हो रही है भारत में। ओके, अब टॉप 5 अगर अमीर हम लोग विश्व में देखते हैं तो उसमें पहला नाम आता है इलॉन मस्क का, 420 बिलियन यूएस डॉलर के साथ मेरे भाई, ठीक है। ये रुपीज में था, ये डॉलर में नहीं था मेरे दोस्त, ट्रिलियन रुपीज में है। यहाँ पर 420 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। जेफ बेजोस दूसरे पे है, मार्क जुकरबर्ग तीसरे पे है, लैरी एलिसन मेरे दोस्त ये चौथे पे है, और वॉरेन बफेट ये 5वें पे बैठे हैं। ओके, तो ये हुरून की रिपोर्ट है जिसमें 5 देश के अमीर, 5 विश्व तौर पे अमीर कौन है। इवन सबसे ज्यादा अगर रिचेस्ट देखे तो नंबर ऑफ बिलियनियर कहां पर है, तो यूएसए में मेरे भाई 870 नंबर ऑफ बिलियनियर ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है, कितने बढ़ गए मेरे दोस्त। चाइना की बात करें 823 और भारत में 284 नंबर ऑफ बिलियनियर है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। तो रोशनी नादर जो कि चेयरपर्सन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जायंट एचसीएल की चेयरपर्सन, ये तीसरे नंबर पे है इन इंडिया, और ये 5th रिचेस्ट वीमेन है इन द वर्ल्ड। फॉलोइंग 47% स्टेक ट्रांसफर हुआ है, अभी इनके फादर ने इनको किया था, जो शिवनादर साहब हैं जो इनके फादर है, इन्होंने 47% की हिस्सेदारी इनको दी थी। और उसके साथ यहाँ पर इनकी जो नेटवर्थ है वो 3.5 ट्रिलियन रुपीज हो गई है। एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन जो कि ग्लोबल टॉप 10 फीमेल बिलियनियर लिस्ट में शामिल हुई हैं अकॉर्डिंग दिस ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट मेरे भाई। मुकेश अंबानी जो है वो टॉप पोजीशन पे बैठे हुए रिचेस्ट पर्सन है, इनकी जो नेटवर्थ है वो 8.6 ट्रिलियन रुपीज है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। ओके, गौतम अडानी साहब 8.4 ट्रिलियन के साथ सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में। दिलीप सांघवी जो फार्मास्यूटिकल है 4th रिचेस्ट है मेरे दोस्त, ये हम लोगों ने अभी लिस्ट में पढ़ लिया था। ओके, इंडिया में अब 284 बिलियनियर है, 13 मोर देन द लास्ट ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन 13 बिलियनियर ज्यादा है, यही तो दिख रहा था। 284 बिलियनियर भारत में है, पिछले साल के कंपैरिजन मेरे भाई 13 बिलियनियर यहां पर ज्यादा है। ओके, 3rd लार्जेस्ट डॉलर बिलियनियर हब आफ्टर यूएस एंड चाइना। नाइस न्यूज। ओके, ये कहते हैं डिस्पाइट एडिंग 11 नए बिलियनियर ऐड होने के बावजूद भी मुंबई में 90 बिलियनियर्स हैं, और उसका जो स्टेटस था एशिया के बिलियनियर कैपिटल का वो अब संघाई के पास है। ओके, संघाई के पास है मेरे भाई। नाइस न्यूज। ओके, क्यूमुलेटिव जो वेल्थ है इंडियन बिलियनियर्स की वो 98 ट्रिलियन रुपीज है। ये बिल्कुल कंटेंट आपको लैंग्वेज फॉर्म में मिल जाएगा पीडीएफ में।
ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर प्रोड्यूस मोस्ट इंडियन बिलियनियर, ये कहते हैं हेल्थ केयर सेक्टर ने सबसे ज्यादा इंडियन बिलियनियर प्रोड्यूस किए, 53 एंटरेंट। इसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर गुड सेक्टर रहा है 35। इंडिया के जो यंगेस्ट बिलियनियर उनका नाम है शशांक कुमार एंड हर्षिल माथुर, को फाउंडर ऑफ रेजर पे मेरे भाई। इनकी जो नेटवर्थ है वो 8,643 करोड़ रुपए है। चाइना यहाँ पर एशिया में टॉप पर बैठा 823 बिलियनियर के साथ, यूएस 870 बिलियनियर के साथ चाइना को भी ऊपर छोड़ चुका है मेरे भाई। यूएस विद 870 बिलियनियर ओवरटुक चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016। है कि नहीं, बढ़िया न्यूज। ओके तो नाइस मेरे दोस्त, आई होप आप लोग जुड़े। ठीक है, नाइस न्यूज बेटा, एग्जाम में आएगी मेरे दोस्त, आएगी आएगी निश्चित तौर पे आएगी। ओके, और जो बच्चे पहली दफा जुड़े उनसे गुजारिश करूंगा लगातार जुड़े। ओके, तभी जाके ये चीजें समझ में आएंगी। न्यूज काफी लोडेड है आज की, इसलिए मैंने आज रिवीजन पे ज्यादा फोकस नहीं किया। जब तक न्यूज समझेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है मेरे भाई। ठीक है, डन, चलो क्लियर होगा बेटा। बाकी कामयाब दिवस है, आज आपको जुड़ना है, आज मतलब कल आपको जुड़ना है मेरे भाई कामयाब दिवस में 29 मार्च को सुबह 10 बजे। ओके, बापू सभागार आपको पहुंचना है। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लगा हुआ है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। ओके, फॉर्म इसलिए फिल कर देना, उसका रीजन है भाई क्योंकि लिमिटेड सीट है, और फिर आपका वो सर हम फॉर्म में हमारा नाम है और हम नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। फॉर्म में आपका नाम है तो आप तो निश्चित तौर पे वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, आपको प्रॉपर सीट दी जाएगी। लेकिन हाँ, जिनका फॉर्म में नाम नहीं होगा उनके लिए फिर दिक्कत रहेगी, इसलिए कोशिश करो एटलीस्ट मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लगा हुआ है, उसमें अपनी प्रॉपर डिटेल्स, अपना नेम, अपना फोन नंबर, सारी चीजें शेयर कर दो। ओके, आज से ही हमारे काफी जो फैकल्टीज है वो पहुंच रहे हैं। ओके, तो कोशिश करना मेरे दोस्त, अगर आप बिहार के पटना में हैं तो उनसे जरूर कनेक्ट करिएगा आज से ही। आज कुछ फैकल्टीज दोपहर में पहुंच जाएंगे, कुछ फैकल्टी शाम को पहुंच जाएंगे। ठीक है, कल कुछ लोग पहुंचेंगे, तो इस तरीके से छुटपुट मेरे दोस्त सब पहुंच जाएंगे। ओके, बाकी आप अगर अड्डा 24/7 एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल कर लो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप एक काम करना, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बैंक महापैक ले सकते हो। अगर बैंक इंश्योरेंस की तैयारी करो, बैंक महापैक के साथ अगर आप रेगुलेटरी बॉडी की, मतलब बैंक और इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो, देन बैंक महापैक प्लस। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो बैंक महापैक भी चाहिए, प्रिंटेड बुक भी चाहिए, मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, तो फिर अलग से मत लेना, आप ये ले लेना सिलेक्शन बॉक्स, इसमें 6 प्रिंटेड बुक भी आपको मिलती है, कंप्लीट बैंक महापैक भी आपको मिलता है। ओके, बाकी जिनको सिर्फ मेरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, जीए की मेंबरशिप चाहिए, देन यू कैन टेक वॉरियर प्रो बैच, जिसमें आपको मेन से स्पेशल बैच, सुदर्शन बैच भी मिलता है। इसमें आपका फरवरी कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपका जनवरी कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपका अक्टूबर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग मेरे दोस्त महीने आगे के शुरू कर देंगे इसमें। ओके, और सोचिए 10 तारीख को हम लोगों ने शुरू किया था और लगभग 15 दिन के भीतर हम लोगों का ये 3 महीने कंप्लीट हो चुके। तो आप कोशिश करिए कि एज सुन एज पॉसिबल इससे अपना जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हैं, एसबीआई पीओ के लिए अपना कंटेंट प्रिपेयर करते रहे, और टेस्ट गुरु से आप टेस्ट से देते रहे। सेम कोड आपको यूज करना है यहाँ पर Y168। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए। कैसा लगा